आज भी मित्रों हम वर्ष 2023 के ही कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हमारे समसामयिकी से संबंधित, उसको यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके आगामी शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा या आप कह सकते हैं कि जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो विषय है हमारा, मेरा युवा भारत, माई भारत क्या है? तो माई स्टैंड फॉर मेरा युवा भारत। ठीक है, तो भारत सरकार ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा के लिए एक स्वायत्त गठन करने की बात की है, जिसको माई भारत या मेरा युवा भारत के नाम से जानते हैं। अब मेरा युवा भारत जो है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये एक ऑटोनॉमस निकाय होगा। राष्ट्रीय युवा नीति में जो युवा की परिभाषा है उसके अनुरूप होगा। हम कह सकते हैं 15 के जो आयु वर्ग के युवा हैं वो लाभान्वित होंगे। यहाँ पर जो लाभार्थियों की आयु होगी वो 10 से 19 वर्ष की होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं कि मेरा युवा भारत से संबंधित इनमें से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहले तो ये एक ऑटोनॉमस संस्था है और जो युवा का विकास है उसके नेतृत्व पे केंद्रित जो भी अवधारणा है तो उसके लिए काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एज ग्रुप है ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग के युवा होंगे वो यहाँ पर उनको ये लाभान्वित करेगा। साथ ही साथ लाभार्थियों की जो आयु होगी वो 10 से 19 वर्ष की रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा युवा भारत है यह केवल ना ही केवल फिजिकल प्लेटफॉर्म है, ना ही ये केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप है जिसे हम फिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। फिजिटल स्टैंड फॉर फिजिकल प्लस डिजिटल, मतलब भौतिक और डिजिटल दोनों है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 कमेटी सेशन है 2023, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। ये एक 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र है जिसका उद्घाटन किया गया है। अब यहां पर आप देखिए कि भारत दूसरी बार या फिर हम कह सकते हैं लगभग 40 वर्षों बाद इंडियन ओलंपिक कमेटी के किसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 40 वर्षों के बाद भारत दूसरी बार आप कह सकते हैं कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के किसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले जो मेजबानी भारत ने की थी वो 1983 में की थी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कहां पर हो रहा है, तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारे पास, भारतीय वायुसेना का नया पताका। अब जो नया इंसिग्निया बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स का, या आप कह सकते हैं जो ध्वज पताका बनाया गया है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। पहले पुराना जो हमारा ध्वज था इंडियन एयरफोर्स का, उसमें क्या क्या था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ध्वज था जहां पर तिरंगे को दर्शाया गया था, और यहाँ पर हम कहेंगे रॉयल इंडियन नेवी का चिन्ह था उसको यहाँ पर दर्शाया गया था। अब यहाँ पर जो नया ध्वज पताका बनाया गया है, आप कह सकते हैं कि उसमें यहाँ पर हमने जो वायुसेना का हमारा लोगो है, जो हिमालयन ईगल वाला लोगो है, उसको भी यहाँ पर हमने दिखाया है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि वायु, और यह किसके द्वारा किया गया है, तो आप कहेंगे कि वायुसेना प्रमुख जो है एयरफोर्स, आप कह सकते हैं विवेक राम चौधरी इनका नाम है, इनके द्वारा भारतीय वायुसेना ध्वज का अनावरण किया गया है। और यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना के ध्वज में भारतीय तिरंगा और रॉयल एयरफोर्स का रुमडेल शामिल था। रुमडेल मतलब वही प्रतीक चिन्ह जो उसका था वो शामिल था। अब यहाँ पर हमने नया पताका तैयार किया है, जो नया ध्वज तैयार किया है वायुसेना के लिए, वायुसेना का जो क्रेस्ट है या फिर जो लोगो है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं हिमालय जो ईगल है वो शामिल है। साथ ही साथ जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है, या जो वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो सबसे नीचे प्रदर्शित होता है, जिसको हम नभः स्पर्शम दीप्तम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, टच द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य भी है, ये मोटो भी हम कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो भी है। ठीक है, नभः स्पर्शम दीप्तम, तो ये भी यहाँ पर शामिल है। तो ये हमारा नया पताका था भारतीय वायुसेना का। इसके बाद मित्रों एक स्कीम है जो कि वर्ष 2020-21 में लाई गई थी, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। पीएम अजय का नाम इसे दिया जाता है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो पुरानी स्कीम थी उनको मर्ज कर दिया गया है और एक स्कीम लाया गया है। ये स्कीम पहले ही आ चुकी है पीएम अजय। इसमें 3 स्कीम कौन सी मर्ज थी, आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों को मर्ज करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लाया गया है, पीएम अजय का नाम जिसे दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो हम कह सकते हैं कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के लिए अवसर पैदा करना, अनुसूचित जाति समुदाय हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नाम से ही क्लियर है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, मतलब अनुसूचित जाति का अभ्युदय हमें करना है। 3 योजनाओं को यहाँ पर मर्ज किया गया है पूर्ववर्ती, तो वो थी आपकी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। आगे बढ़ते हैं।
जो अगला न्यूज है हमारे पास कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के ताओ डेन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद यहीं पर आप देखेंगे कि इसके जस्ट 2 दिन पहले विदेश मंत्री जी के द्वारा एस जयशंकर जी जो हैं उनके द्वारा वियतनाम के इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है सागर कवच। सागर कवच क्या है, तो नाम से ही यह बात क्लियर हो रही है कि भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसे सागर कवच का नाम दिया गया है। यह एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। यहाँ यह अभ्यास कहाँ किया गया है, तो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, इन 3 जगहों में इनके जो कोस्टल एरिया है वहां पर यह सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत तंजानिया के विषय में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। जैसे कि हाल ही में तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन ये तंजानिया के राष्ट्रपति जी हैं। यह भारत आई थी, भारत की राजकीय यात्रा पर थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तंजानिया सरकार ने यह भी घोषणा की अभी हाल ही में की है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस या फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में तंजानिया भी शामिल होगा। और एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो तंजानिया है वह भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बट ये एक मैरी टाइम नेबर जरूर है। ठीक है, आप देखेंगे पर हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो अफ्रीका हमारा चालू होता है बेसिकली यहाँ पर ये अरब है ना, और ये आपका जो अफ्रीका है यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर इसमें मैक्सिमम आपको सोमालिया दिखाई देगा और यहीं पर आपको एक कंट्री है तंजानिया वो भी दिखाई देगी, पड़ोसी है भारत का, क्योंकि यहाँ पर बीच में अरब सागर ही मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा न्यूज है वो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, जिसको मीना के नाम से भी जाना जाता है, जलवायु सप्ताह मनाया गया है। हाल ही में कहां पर मनाया गया है, तो सऊदी अरब में रियाद में मनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली यह किस पर फोकस था, केंद्रित था, तो हम कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उसको कम करने के लिए बात यहां पर की गई है। जो प्रमुख संगठन एजेंसियां थी उनमें UNFCCC, UNDP, UNEP, विश्व बैंक और IRENA। अब इनका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। आप देखेंगे जिसकी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, जैसे अभी हाल ही में आपकी COP28 आयोजित करने की बात की गई है, तो ये कहां पर होगी, तो ये आपकी दुबई में होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, COP28। इससे पहले COP27 कहां पर हुआ था, तो ये आपका मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, है ना। उसी तरह UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP विश्व बैंक आप सभी को पता है, और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA। तो ये सभी आप कह सकते हैं प्रमुख संगठन एजेंसियां हैं जिन्होंने मिल करके मीना या मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका जलवायु सप्ताह का शुभारंभ किया है। कहां पर, सऊदी अरब रियाद में। भारत का जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो किस वर्ष तक है, कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं, जो अगली न्यूज है हमारे पास कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन COP28 UNFCCC के द्वारा, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन या UNFCCC फ्रेमवर्क जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वो आपका शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था, COP27, ध्यान रखिएगा। तो COP28 आपका दुबई, COP27 आपका इजिप्ट हो जाएगा या मिस्र हो जाएगा। अगला न्यूज है हमारे पास यहाँ पर, भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में रियाद में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ है रियाद में, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के, भारत और सऊदी अरब के बीच में। और यह जो MOU साइन किया गया है यह किस लिए किया गया है, तो आप कह सकते हैं ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विकास के लिए यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। अब अगर हम भारत की बात करें मित्रों, तो जो भारत देश है यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग विश्व की 17% आबादी जो है वह भारत में ही रहती है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो भारत है। भारत का जो अगर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की हम बात करें, 2030 तक अपने GDP जो एमिशन है उसको 45% तक कम करने की बात करता है। साथ ही साथ अभी मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था कि कब तक वह शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो 2070 तक, ध्यान रखिएगा, 2070 तक जीरो एमिशन टारगेट अचीव करने की बात इंडिया कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी ऑप्शंस हैं उन पर हम अपना विशेषतः ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास न्यूज है वो भी महत्वपूर्ण है। चक्रवात 23 एक्सरसाइज है जिसको हदर एक्सरसाइज का हम नाम दे सकते हैं, HADR।
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ जो एक्सरसाइज है वह यहाँ पर गोवा में हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की गई है, तो उसको नाम दिया गया है चक्रवात 2023 का। तो यह क्या है, तो हम कह सकते हैं यह एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है 2023 के नाम से है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहां पर इसका आयोजन हुआ है चक्रवात 2023 का, तो यह आपका भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा में आयोजित की गई है। इसके बाद अगली न्यूज है हमारे पास अभ्यास हरिमाऊ शक्ति। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति क्या है, तो हम कह सकते हैं भारतीय और मलेशियाई जो सेना है उसके बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है, ज्वाइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है इन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी। अब यह कहां पर हुआ है अभ्यास हरिमाऊ शक्ति, तो इसका आयोजन हाल ही में मेघालय की उमरोई छावनी में किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के जो राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेशन अपना दिखाया है। अगला न्यूज देख लेते हैं, चीन और भूटान के बीच में सीमा वार्ता का 25वां दौर बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया हाल ही में। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार आप देख लें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो हम कह सकते हैं अरिंदम बागची। तो संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के परमानेंट एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनका नाम क्या है, अरिंदम बागची। आगे बढ़ते हैं, साधना एस नायर। तो ध्यान रखिएगा भारतीय वायुसेना की जो चिकित्सा शाखा है, मेडिसिन ब्रांच है, वहां से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली ये दूसरी महिला अधिकारी हैं। इंडियन एयरफोर्स की यह दूसरी महिला अधिकारी है चिकित्सा शाखा की, जो एयर मार्शल के पद पर जिनका पदोन्नति किया गया है। इनसे पहले पद्मा बंदोपाध्याय पहली महिला थी। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मुख्य का निधन हुआ है, मनोहर सिंह गिल का, एमएस गिल का, 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि जो आयुक्त हैं आपके चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मनोहर सिंह गिल, तो यह आपसे पूछा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगर हम करंट मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपके हैं श्री राजीव कुमार। ठीक है, इसके अलावा मित्रों रुइजियांग जांग, इनको गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो तमिल लेखक हैं आपके शिव शंकरी, इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, इसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 इनको प्रदान किया गया है। इसके अलावा 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया था, वहां पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो हॉलीवुड के एक एक्टर हैं माइकल डगलस। ठीक है, हॉलीवुड से बिलोंग करते हैं माइकल डगलस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मूल की प्रोफेसर है डॉक्टर ज्योति, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके काम के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगला देख लेते हैं, संसद 20 या P20 क्या है, तो 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन और संसदीय मंच शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में नई दिल्ली में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ IPU के सहयोग से भारत की संसद के द्वारा यह किया गया है। थीम क्या था इसका, तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए एक संसद, अ पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसके बाद मित्रों अगला न्यूज हम देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेज। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन नहीं है। कहां पर आया था, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भारत के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो यह अरब सागर में आया था और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो था आपका सोक्रोटा द्वीप। अब सोक्रोटा द्वीप कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका अफ्रीका है और यहां पर हमारा सऊदी अरब है। ठीक है, और ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया अरब सागर। ठीक है, ये आपका हो गया अरब सागर बीच में, और यहां पर आप देखेंगे तो अरेबियन पेनिनसुला जो है, यहां पर दो कंट्री मौजूद हैं, एक है यमन और एक है ओमान। और यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है ओमान और यमन का, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सोक्रोटा आइलैंड दिखाई देंगे। तो ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था क्योंकि यहीं अरब सागर में तूफान आया था, तो इसने यहाँ पर बहुत धूम मचाया सोक्रोटा द्वीप में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेज कहां पर आया, सोक्रोटा द्वीप में आया। ठीक है, इसके बाद चक्रवात हामून की अगर हम बात करें तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में आया था और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो थे, अब ये
जो साइक्लोन था इसका लैंडफॉल कैसे हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि जाकर टकराया जो पारादीप है, आप कह सकते हैं उड़ीसा का जो पारादीप है ना, वहां पर जो कोस्टल एरिया है और पश्चिम बंगाल, वहां पर जाकर के चक्रवात टकराया था। हम कह सकते हैं कि जो प्रभावित क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी से, वो आप कह सकते हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, हम यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं इन्हें। इसके द्वारा जो चक्रवात हामून है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो ईरान द्वारा इसको नामित किया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज है, आप देखेंगे अभी हाल ही में सिक्किम में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी। कारण क्या बताया गया था, तो आप यहाँ पर न्यूज में भी आपने देखा होगा कि उत्तरी सिक्किम में जो लोनक लेक है, लोनाक लेक जो है या लोनक झील जो है, वहां पर बादल फटने से, है ना, क्लाउड ब्रस्ट के कारण लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, तो उसके कारण बहुत ज्यादा जानमाल की हानि हुई थी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो लोनाक झील है यह एक हिमानी झील है, ध्यान रखिएगा, एक ग्लेशियर लेक है। जो दक्षिण लोनाक लेक है यह एक ग्लेशियर लेक है। जी लैंड नाम से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जी लैंड नाम से विश्व का 8वां महाद्वीप खोजा जा चुका है। जी लैंड उसका नाम है। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है रियू ए माउई, ठीक है, रियू ए माउई या जीलैंड के नाम से विश्व का 8वां महाद्वीप हाल ही में खोजा गया है। मित्रों, यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि करंट अफेयर्स का आपका अच्छा रिवीजन हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अपने मित्रों से जो भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभी अन्य बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, जैसे कि आपका बीईओ का एग्जाम हो गया, यूपीपीएससी के द्वारा ही संचालित होगा। यूपीएससी के माध्यम से जो पेट की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, या अन्य जो लोअर पीसीएस की अगर कोई वैकेंसी आती है, तो उन सभी के लिए ये सारी वीडियो अति महत्वपूर्ण है ना, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जरूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।